हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड टेस्ट सीरीज का ये पार्ट 5 होने वाला है। हम 4 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप उनको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मैंने उनको रखा हुआ है। तो इस वीडियो में हम उत्तराखंड के साथ ही साथ जीएस के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेंगे, जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप उत्तराखंड में किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस की, और पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 7वां वार्षिक उद्यमिता शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? 7वां वार्षिक उद्यमिता शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है काशीपुर में। 7वां वार्षिक उद्यमिता शिखर सम्मेलन का आयोजन काशीपुर में किया गया वर्ष 2023 में। देखिए अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की पहली एनिमेशन शॉर्ट फिल्म कौन सी है? उत्तराखंड की पहली एनिमेशन शॉर्ट फिल्म कौन सी है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है अपना मुल्क, दूसरा है कसमकश, और तीसरा है खेरी, और चौथा ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं इनमें से कोई नहीं। तो उत्तराखंड की पहली एनिमेशन शॉर्ट फिल्म जो है वो है कसमकस। तो ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड की पहली एनिमेशन शॉर्ट फिल्म जो है वो है कसमकस। देखिए अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं मंडल के पहले ग्लास ब्रिज का निर्माण कहाँ किया गया है? कुमाऊं मंडल के पहले ग्लास ब्रिज का निर्माण कहाँ किया गया है? तो चार ऑप्शन दिए गए। पहला है पिथौरागढ़, दूसरा है चमोली, तीसरा है देहरादून, और चौथा है रामनगर। तो कुमाऊं मंडल के पहले ग्लास ब्रिज का जो निर्माण है वो पिथौरागढ़ जिले में किया गया है। तो ध्यान में रखेंगे, कुमाऊं मंडल के पहले ग्लास ब्रिज का निर्माण किया गया है पिथौरागढ़ जिले में। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा कहाँ पर देश का पहला ऑल एज ऑल वेदर रनिंग ट्रैक बनाया जा रहा है? भारतीय सेना द्वारा कहाँ पर देश का पहला ऑल एज ऑल वेदर रनिंग ट्रैक बनाया जा रहा है? इसका जो राइट आंसर है वो है देहरादून में। भारतीय सेना द्वारा देहरादून में देश का पहला ऑल एज ऑल वेदर रनिंग ट्रैक बनाया जा रहा है, और ये रनिंग ट्रैक जो है ये प्लास्टिक के कूड़े से निर्मित भारत का पहला रनिंग ट्रैक है। तो ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लास्टिक से निर्मित भारत का पहला रनिंग ट्रैक कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो ध्यान में रखेंगे, देहरादून में बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा कितने जिलों में मिलेट मिशन को शुरू किया गया है? मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा कितने जिलों में मिलेट मिशन को शुरू किया गया है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर चौथा वाला 4। मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा मिलेट मिशन को शुरू किया गया है, और ये मिलेट मिशन जो है ये 4 जिलों में चलाया जा रहा है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मिलेट मिशन का संबंध किस चीज़ से है? तो ध्यान में रखेंगे, मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा ये मिशन शुरू किया गया है, जिसमें 4 जिलों को जो है इसमें शामिल किया गया है। 4 जिलों में ये मिशन शुरू किया गया है, जिसमें देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल शामिल है। तो मिलेट मिशन के अंतर्गत देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल जिले जो है ये शामिल है मिलेट मिशन, जिसका संबंध है मोटे अनाजों को बढ़ावा देना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप 4 के 4 जिले याद रख सकते हैं। देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल जिले में जो है ये मिलेट मिशन को शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी किलिमंजारो पर तिरंगा फहराने का गौरव किस महिला ने प्राप्त किया है? वर्ष 2023 में अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी किलिमंजारो पर तिरंगा फहराने का गौरव किस महिला ने प्राप्त किया है? चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है शांति ठाकुर, दूसरा है प्रीति नेगी, तीसरा है रूपा सिंह, और चौथा है लक्ष्मी देवी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रीति नेगी। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला यहाँ पे सही ऑप्शन है। प्रीति नेगी ने जो है यहाँ पे जो अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी है किलिमंजारो, उसमें तिरंगा फहराने का गौरव प्राप्त किया है वर्ष 2023 में। तो ध्यान में रखेंगे, पर्वतारोहण से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और प्रीति नेगी का जो संबंध है वो है रुद्रप्रयाग जिले से। तो रुद्रप्रयाग जिले से प्रीति नेगी का संबंध है, जिन्होंने अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी किलिमंजारो पर तिरंगा फहराने का गौरव प्राप्त किया है वर्ष 2023 में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, राज्य का पहला सिग्नेचर ब्रिज कहाँ प्रस्तावित है? राज्य का पहला सिग्नेचर ब्रिज कहाँ प्रस्तावित है? इसका जो राइट आंसर है वह है रुद्रप्रयाग में। उत्तराखंड राज्य का पहला सिग्नेचर ब्रिज जो है ये रुद्रप्रयाग जिले में प्रस्तावित है। देखिए अगला क्वेश्चन है, राज्य का पहला बकरी पालन किसान उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तराखंड राज्य का पहला बकरी पालन किसान उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है रुड़की, दूसरा है कालसी, तीसरा है पिथौरागढ़, और चौथा है लोहाघाट। इसका जो राइट आंसर है वह है कालसी, जो कि देहरादून में स्थित है। कालसी देहरादून में उत्तराखंड राज्य का पहला बकरी पालन किसान उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया है कालसी में, जो कि देहरादून में।
तो ध्यान में रखेंगे कालसी देहरादून में उत्तराखंड राज्य का पहला बकरी पालन किसान उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले में वर्ष 2023 में प्लास्टिक पार्क बनाया जा रहा है? उत्तराखंड के किस जिले में वर्ष 2023 में प्लास्टिक पार्क बनाया जा रहा है? चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है उधम सिंह नगर में। उधम सिंह नगर के जो सितारगंज इलाका है, सितारगंज में जो है प्लास्टिक पार्क बनाया जा रहा है वर्ष 2023 में। तो ध्यान में रखेंगे उधम सिंह नगर के सितारगंज में प्लास्टिक पार्क बनाया जा रहा है वर्ष 2023 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड मत्स्य योजना नीति कब लागू की गई? उत्तराखंड मत्स्य योजना नीति कब लागू की गई? यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है वह है सन 2002 में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, एग्जाम में पहले पूछा भी गया है। उत्तराखंड मत्स्य योजना नीति जो है सन 2002 में लागू की गई थी उत्तराखंड में। तो देखिए यहाँ से हम जीएस को शुरू करते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में रखे हुए हैं। आपको आने वाली सभी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम यहाँ से। तो पहला क्वेश्चन है, नासिक अभिलेख का संबंध किस शासक से है? नासिक अभिलेख का संबंध किस शासक से है? इसका जो राइट आंसर है वह है गौतमीपुत्र सातकर्णी। देखिए नासिक अभिलेख का जो संबंध है वो गौतमीपुत्र सातकर्णी से है। अगर बात करें गौतमीपुत्र सातकर्णी की, तो देखिए ये सातवाहन वंश का शासक था और सातवाहन वंश का जो संस्थापक था वो था सिमुक। तो ध्यान में रखेंगे सिमुक ने जो है सातवाहन वंश की स्थापना की थी और गौतमीपुत्र सातकर्णी जो है ये सातवाहन वंश का शासक था। जबकि संस्थापक अगर पूछेगा तो संस्थापक अभी हाल ही में क्वेश्चन एक पूछा भी गया था एग्जाम में, सातवाहन वंश का संस्थापक। तो ध्यान में रखेंगे सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी और गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का एक शासक था जो कि काफ़ी प्रतापी शासक था। और नासिक अभिलेख का भी जो संबंध है वो है गौतमीपुत्र सातकर्णी से। अगर बात करें हम गौतमीपुत्र सातकर्णी की, तो देखिए नासिक अभिलेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी को एकमात्र ब्राह्मण कहा गया है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सातवाहन वंश के किस शासक को एकमात्र ब्राह्मण कहा गया है? तो ध्यान में रखेंगे गौतमीपुत्र सातकर्णी को सातवाहन वंश का जो शासक है इसे एकमात्र ब्राह्मण कहा गया है नासिक अभिलेख में। गौतमीपुत्र सातकर्णी को नासिक अभिलेख में एकमात्र ब्राह्मण करके पुकारा गया है, इसको कहा गया है। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एकमात्र ब्राह्मण किसे कहा गया है? तो ध्यान में रखेंगे सातवाहन वंश का जो शासक है गौतमीपुत्र सातकर्णी, इसे नासिक अभिलेख में एकमात्र ब्राह्मण कहा गया है। देखिए अगला क्वेश्चन है, सातवाहन वंश की राजकीय भाषा क्या थी? सातवाहन वंश की राजकीय भाषा क्या थी? इसका जो राइट आंसर है वह है प्राकृत भाषा। सातवाहन शासकों की जो राजकीय भाषा थी वो प्राकृत थी। अगर हम बात करें इनके अभिलेखों की, तो इनके अभिलेख जो है वो प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। तो ध्यान में रखेंगे सातवाहन वंश के जो अभिलेख हैं, सातवाहन शासकों के जो अभिलेख हैं, ये प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। जबकि सातवाहन वंश की जो राजकीय भाषा थी ये प्राकृत थी, संस्कृत नहीं थी। क्योंकि अक्सर एग्जाम में यहाँ पे आपको ऑप्शन संस्कृत देगा, क्योंकि इनके अभिलेख अक्सर जो है आपको संस्कृत में कुछ मंत्र ऐसे मिले हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि प्राकृत जो है इनकी राजकीय भाषा थी और इनके अभिलेखों में प्राकृत और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। और जो संस्कृत में अभी देखते हैं हम जो श्लोक दिए गए हैं वो अभी वर्तमान समय में जो ट्रांसलेट किया गया है वो संस्कृत में कुछ श्लोकों को इसमें रखा गया है इन लिपियों को पढ़ के। तो ध्यान में रखेंगे सातवाहन वंश की जो राजकीय भाषा थी ये प्राकृत थी और सातवाहन वंश के जो अभिलेख है सभी अभिलेख जो हैं ये प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में ही मिलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है, अशोक के दीर्घ शिलालेखों की संख्या कितनी है? अशोक के दीर्घ शिलालेखों की संख्या कितनी है? चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है 8, दूसरा है 11, तीसरा है 14 और चौथा है 16। तो अशोक के दीर्घ शिलालेखों की जो संख्या है वो है 8। इसके अलावा भी अशोक के बहुत सारे शिलालेख मिले हुए हैं, लेकिन उनको दीर्घ शिलालेखों की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। तो ध्यान में रखेंगे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अशोक के दीर्घ शिलालेखों की संख्या कितनी है? तो 8 शिलालेख मिले हुए हैं अशोक के दीर्घ, यानी कि बड़े शिलालेख जो है वो 8 हैं। इसके अलावा जो सूक्ष्म शिलालेख मिले हुए हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, जबकि दीर्घ शिलालेखों की जो संख्या है, जो बड़े शिलालेख हैं, इनकी संख्या है 8। और ये शिलालेख जो है पत्थर पर लिखे गए हैं, इसलिए इनका नाम जो है शिलालेख हम इसको पढ़ते हैं, क्योंकि ये शिलाओं में यानी कि पत्थरों में लिखे गए हैं। अगर बात करें उन 8 स्थानों की, अगर हम बात करें तो देखिए ये जो अशोक के दीर्घ शिलालेख हैं ये 8 स्थानों से मिले हुए हैं, भारत के अलग अलग स्थानों से, जिसमें शहबाजगढ़ी जो है पाकिस्तान का क्षेत्र है, मानसेरा है पाकिस्तान, कालसी है देहरादून, गिरनार है गुजरात, धौली है उड़ीसा, जोगढ़ है उड़ीसा, एरागुडई है आंध्र प्रदेश का, और अगर बात करें सोपारा तो यह है महाराष्ट्र। तो अशोक के जो दीर्घ शिलालेख हैं इनकी संख्या 8 है, जो भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से मिले हुए हैं, जिसमें शहबाजगढ़ी पाकिस्तान, मानसेरा पाकिस्तान, कालसी देहरादून, गिरनार गुजरात, धौली उड़ीसा, जोगढ़ उड़ीसा, एरागुडई आंध्र प्रदेश और सोपारा महाराष्ट्र से जो है अशोक के दीर्घ शिलालेख मिले हुए हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अशोक के दीर्घ शिलालेखों में निम्न में से कौन
शामिल नहीं है। तो आपको 8 शिलालेख अगर पता होंगे तो आप इजीली इसका आंसर दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है, सक्रादित्य की उपाधि किस व्यक्ति ने धारण की थी? सक्रादित्य की उपाधि किस व्यक्ति ने धारण की थी? पहला ऑप्शन है कुमारगुप्त, दूसरा है स्कंदगुप्त, तीसरा है समुद्रगुप्त और चौथा है चंद्रगुप्त प्रथम। तो देखिए सक्रादित्य की जो उपाधि है वो स्कंदगुप्त ने जो है धारण की थी, और स्कंदगुप्त के समय से ही जो है गुप्त वंश का पतन होना शुरू हो गया था। स्कंदगुप्त गुप्त वंश का शासक था और इसके समय से गुप्त वंश का पतन होना शुरू हो गया था, क्योंकि ये अयोग्य शासक था, ये बहुत अपने साम्राज्य को लेकर के चिंतित नहीं था। तो स्कंदगुप्त के समय में जो है बहुत सारे आक्रमण भी, भारी आक्रमण हुए थे, और ये उन आक्रमणों को नहीं झेल पाता है। तो स्कंदगुप्त के समय में से जो गुप्त वंश का है इसका पतन होने लगा था, और सक्रादित्य की उपाधि जो है वो स्कंदगुप्त ने धारण की थी। अगर हम बात करें स्कंदगुप्त की, तो देखिए स्कंदगुप्त के समय में ही हमारा हुणों का आक्रमण हुआ था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हुणों के आक्रमण के समय गुप्त वंश में कौन सा शासक था? तो ध्यान में रखेंगे स्कंदगुप्त के समय में हुणों का आक्रमण हुआ था, और स्कंदगुप्त ने सक्रादित्य की उपाधि धारण की थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक कौन था? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, इसका जो राइट आंसर है वो है गोपाल। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। अगर बात करें हम गोपाल की, तो देखिए पाल वंश का जो संस्थापक था ये गोपाल था, जिसने बंगाल में पाल वंश की जो है नींव रखी थी, और उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना भी जो है गोपाल के द्वारा की गई थी। तो ये क्वेश्चन पहले पूछा भी गया है कनिष्ठ सहायक के एग्जाम में, पाल वंश का संस्थापक बंगाल में कौन था? तो ध्यान में रखेंगे गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी बंगाल में, और गोपाल ही जो है पाल वंश का संस्थापक था। इसके अलावा गोपाल ने जो है उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी बंगाल में गोपाल ने। तो ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल के द्वारा की गई थी, जो कि पाल वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है, किस पाल शासक ने भागलपुर बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? किस पाल शासक ने भागलपुर बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, पहला है गोपाल, दूसरा है धर्मपाल, तीसरा है देवपाल और चौथा है महिपाल। तो धर्मपाल ने जो है भागलपुर बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगर हम बात करें धर्मपाल की, तो देखिए धर्मपाल ने भागलपुर बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, और जिसे जो है 1203 में जो बख्तियार खिलजी था, इसने इस विद्यालय को जो है ध्वस्त किया था। और जब इसने ध्वस्त किया था तो उस दौरान इस विक्रमशिला विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे वो थे साक्य श्री भद्र। तो ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1203 में जब बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जो बिहार में है इसे ध्वस्त किया था, तो उस समय इस विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो ध्यान में रखेंगे साक्य श्री भद्र जो है इसके कुलपति थे, जब 1203 में बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। और पाल शासक जो धर्मपाल है, इसने भागलपुर बिहार में इस विश्वविद्यालय की यानी कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जिसे 1203 में बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया था। और उस वक्त यहाँ पे जो इसके कुलपति थे इस विश्वविद्यालय के, वो साक्यश्री भद्र थे। देखिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, पहला है अमोघवर्ष, दूसरा है दंतीदुर्ग, तीसरा है ध्रुव और चौथा है कृष्ण प्रथम। तो राष्ट्रकूट साम्राज्य की जो नींव है वो दंतीदुर्ग के द्वारा रखी गई थी, और ये राष्ट्रकूट साम्राज्य ने जो है अपना जो शासन है ये दक्षिण भारत से शुरू किया था राष्ट्रकूट साम्राज्य ने। तो ध्यान में रखेंगे, राष्ट्रकूट साम्राज्य की जो नींव है वो दंतीदुर्ग ने की थी। अगर हम बात करें दंतीदुर्ग की, तो इसने अपनी जो राजधानी है ये मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रकूट साम्राज्य की जो राजधानी है ये कहाँ पर थी? तो ध्यान में रखेंगे, मान्यखेत को दंतीदुर्ग ने अपनी राजधानी बनाया था, जो कि राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक था। और राष्ट्रकूट साम्राज्य की जो राजधानी रही वो मान्यखेत थी, ठीक है, जो दक्षिण भारत में किसी कर्नाटक या इसके आसपास के क्षेत्र में स्थित था मान्यखेत। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रकूट साम्राज्य की जो स्थापना है वो दंतीदुर्ग या इसे दंती वर्मन भी कहा गया है, और इसने अपनी राजधानी को जो है ये मान्यखेत को बनाया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य कौन सी जल संधि है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य कौन सी जल संधि है? पहला ऑप्शन है 8 डिग्री चैनल, दूसरा है 9 डिग्री चैनल, तीसरा है कोको स्ट्रेट और चौथा है डक्कन पास। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य जो है ये 8 डिग्री चैनल स्थित है, 8 डिग्री जल संधि है। और जल संधि से एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो हम इसको पूरा देख लेते हैं कौन कौन सी जल संधि किस किस के बीच में है। देखिए अगर बात करें 8 डिग्री चैनल, तो 8 डिग्री चैनल जो है ये मिनिकॉय और मालदीव के मध्य है ये जल संधि।
8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। 9 डिग्री चैनल जो है ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है। कोको स्ट्रेट जो है ये म्यांमार और उत्तरी अंडमान के बीच में है। दक्कन पास जो है दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में है। और वहीं अगर बात करें 10 डिग्री चैनल की तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मध्य में स्थित है। तो जल संधियों से एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच में, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में, कोको स्ट्रेट म्यांमार और उत्तरी अंडमान के बीच में, दक्कन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में, और 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान और निकोबार के मध्य में है। तो आप इसको यहीं पे याद कर सकते हैं। 2-3 बार अगर आप रिपीट करेंगे तो इजीली आपको याद हो जाएगा, और अगर याद किया है पहले तो यहाँ पे आप रिवीजन कर सकते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, भूगर्भिक संरचना के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया है। भूगर्भिक संरचना के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया है। ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी से लिया है, क्लास 10th की एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूगर्भिक संरचना के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3 भागों में। भूगर्भिक संरचना के आधार पर भारत को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से वो भाग हैं अगर उसकी हम बात करें तो देखिए कौन कौन से वो 3 भाग हैं इसकी अगर हम बात करें तो पहला है हिमालयी, दूसरा है मैदानी भाग और तीसरा है प्रायद्वीपीय। तो भूगर्भिक संरचना के आधार पर भारत को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है हिमालय, दूसरा है मैदानी भाग और तीसरा है प्रायद्वीपीय क्षेत्र। एनसीईआरटी से मैंने डायरेक्टली ये क्वेश्चन उठाया है। तो भूगर्भिक संरचना के आधार पर भारत को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है हिमालय, दूसरा है मैदानी भाग और तीसरा है प्रायद्वीपीय क्षेत्र। और वहीं अगर हम बात करें भौगोलिक आकृतियों के आधार पर तो भौगोलिक आकृतियों के आधार पर भारत को 6 भागों में बांटा गया है। तो ध्यान में रखेंगे, भौगोलिक आकृतियों के आधार पर भारत को 6 भागों में बांटा गया है। अगर आपके पास क्लास 10th की एनसीईआरटी होगी तो उसमें आप देख सकते हैं, अगर नहीं है तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में इस एनसीईआरटी का पेज भेज दूंगा, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। भौगोलिक आकृतियों के आधार पर भारत को 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से वो 6 भाग हैं तो पहला है हिमालय पर्वत, दूसरा है मैदानी क्षेत्र, तीसरा है प्रायद्वीपीय क्षेत्र, चौथा है मरुस्थलीय क्षेत्र, पांचवा है तटीय क्षेत्र और छठा है द्वीपीय समूह। तो ध्यान में रखेंगे इस क्वेश्चन को। भौगोलिक आकृतियों के आधार पर भारत को 6 भागों में बांटा गया है। और वहीं अगर हम बात करें भूगर्भिक संरचना के आधार पर तो भूगर्भिक संरचना के आधार पर भारत को 3 भागों में बांटा गया है। और ये 3 भाग जो है हिमालय पर्वत है, मैदानी भाग है और प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है, तो इसे आप नोट करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, पौधों को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होता है। पौधों को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होता है। इसका जो राइट आंसर है वो है काली मिट्टी। पौधों को सबसे अधिक जल जो है ये काली मिट्टी से प्राप्त होता है, या हम कह सकते हैं कि जो काली मिट्टी है ये सर्वाधिक जल अवशोषित करने वाली मिट्टी है, काली मिट्टी। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी मिट्टी सर्वाधिक जल अवशोषित करती है। तो ध्यान में रखेंगे, काली मिट्टी या चिकनी मिट्टी जो है सर्वाधिक जल अवशोषित करने वाली मिट्टी है, और पौधों को सबसे अधिक जल जो है प्राप्त होता है काली मिट्टी से। और वहीं अगर हम बात करें सबसे कम जल अवशोषित करने वाली मिट्टी, तो सबसे कम जल अवशोषित करने वाली जो मिट्टी है वह है बलुई दोमट मिट्टी। तो बलुई दोमट मिट्टी जो है ये सबसे कम जल अवशोषित करने वाली मिट्टी है। और वहीं अगर बात करें सर्वाधिक जल अवशोषित करने वाली मिट्टी तो वह है चिकनी मिट्टी, या इसे हम कहते हैं काली मिट्टी। तो ये जो है पौधों को सबसे अधिक जल देने वाली मिट्टी है या सर्वाधिक जल अवशोषित करने वाली मिट्टी है, चिकनी मिट्टी या काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक किस विधेयक पर हुई थी। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक किस विधेयक पर हुई थी। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है संविधान संशोधन विधेयक, दूसरा है नागरिकता प्रस्ताव, तीसरा है दहेज उन्मूलन विधेयक और चौथा है भू कानून। तो भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक दहेज उन्मूलन विधेयक पर हुई थी 1961 में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक जो है वो दहेज उन्मूलन विधेयक 1961 में की गई थी। अगर हम बात करें यहाँ पे संयुक्त अधिवेशन की, तो देखिए संयुक्त अधिवेशन का जो वर्णन है ये अनुच्छेद 108 में किया गया है, और इसकी जो अध्यक्षता है वो हमेशा लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की जाती है। तो ध्यान में रखेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, और इस संयुक्त अधिवेशन का जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया है। और पहली बार संयुक्त जो अधिवेशन है, संयुक्त जो बैठक है, ये दहेज उन्मूलन विधेयक 1961 में पहली बार संयुक्त अधिवेशन किया गया था, या संयुक्त बैठक की गई थी दहेज उन्मूलन विधेयक 1961 में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। भारत में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 28 जनवरी 1950।
28 जनवरी 1950 को भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी और इस सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो थे हरिलाल जे कानिया। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो ध्यान में रखेंगे हरिलाल जे कानिया सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे और सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो 28 जनवरी 1950 को की गई थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला अधिवक्ता कौन थी जो सीधे सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी? भारत की पहली महिला अधिवक्ता कौन थी जो सीधे सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी थी? इसका जो राइट आंसर है वो है इंदु मल्होत्रा। इंदु मल्होत्रा भारत की पहली महिला थी जो अधिवक्ता से सीधे सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी थी, इंदु मल्होत्रा। तो ध्यान में रखेंगे इंदु मल्होत्रा भारत की पहली महिला अधिवक्ता थी जो सीधे सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी। देखिए अगला क्वेश्चन है, किस मुख्य न्यायाधीश को भारत में लोकहितवाद का प्रणेता कहा जाता है? किस मुख्य न्यायाधीश को भारत में लोकहितवाद का प्रणेता कहा जाता है? पहला ऑप्शन है एस.एच. कपाड़िया, दूसरा है सर मोरिस गोयर, तीसरा है पी.एन. भगवती और चौथा है जी.वी. पटनायक। तो इसका जो राइट आंसर है वह है जी.वी. पटनायक। जी.वी. पटनायक जो मुख्य न्यायाधीश है इनको भारत में लोकहितवाद का प्रणेता कहा जाता है, जी.वी. पटनायक को। देखिए अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 18, दूसरा है 20, तीसरा है 22 और चौथा है 24। तो अगर बात करें हम लोक लेखा समिति की तो इसमें 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में। और इन 22 सदस्यों की अगर हम बात करें तो देखिए लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं जिनमें 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोक लेखा समिति में लोकसभा और राज्यसभा से कितने कितने सदस्य शामिल होते हैं? तो 15 सदस्य जो है ये लोकसभा के होते हैं जबकि 7 सदस्य जो है ये राज्यसभा के होते हैं। इसके अलावा लोक लेखा समिति को सरकारी खर्च की प्रहरी के रूप में भी जाना जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस समिति को सरकारी खर्च की प्रहरी के रूप में जाना जाता है? तो ध्यान में रखेंगे लोक लेखा समिति को सरकारी खर्च की प्रहरी के रूप में जाना जाता है, लोक लेखा समिति को, क्योंकि ये समिति जो है सरकार के खर्च पर निगरानी करती है कि सरकार कहाँ कहाँ पे कितना खर्च कर रही है। तो लोक लेखा समिति को सरकारी खर्च की प्रहरी के रूप में जाना जाता है। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाएगा, तो आप नोट करेंगे कि लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन थे? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन थे? इसका जो राइट आंसर है वो है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति थे। अगर हम बात करें अमर्त्य सेन की तो देखिए अमर्त्य सेन को 1969 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था अमर्त्य सेन को। तो ध्यान में रखेंगे अमर्त्य सेन को 1969 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था और अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति थे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, बीमा एवं बैंकिंग किस क्षेत्र के अंग हैं? बीमा एवं बैंकिंग किस क्षेत्र के अंग हैं? पहला ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा है तृतीयक क्षेत्र और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बीमा एवं बैंकिंग जो है ये तृतीयक क्षेत्र के अंग हैं। बीमा एवं बैंकिंग तृतीयक क्षेत्र के अंग हैं। दोस्तों यहाँ से एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा कार्य किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इस चार्ट को हम देख लेते हैं फटाफट से। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं हर बार। तो फ्रेंड्स अगर बात करें यहाँ पे अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों की, तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को कुल 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। अगर बात करें यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र की, तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि और उससे जुड़े कार्य आते हैं, द्वितीयक क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र आते हैं और तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आते हैं, यानी कि गवर्नमेंट जॉब या उससे जुड़ी जो भी चीज़ें जहाँ पे सेवाएं दी जा रही हैं, सेवाएं की जा रही हैं। तो अगर बात करें प्राथमिक क्षेत्र की, तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वानिकी, मत्स्य और खनन प्रमुख हैं। द्वितीयक क्षेत्र में निर्माण और विनिर्माण, यानी कि कंपनी वगैरह जो है जहाँ पे चीज़ें बन रही हैं वो जो है द्वितीयक क्षेत्र का पार्ट है। और तृतीयक क्षेत्र की अगर बात करें तो तृतीयक क्षेत्र में गवर्नमेंट जॉब या फिर परिवहन है, बैंकिंग है, व्यापार है, तो ये सभी जो चीज़ें हो जाएंगी वो तृतीयक क्षेत्र का अंग है। जिस एग्ज़ाम की अभी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये तृतीयक क्षेत्र का पार्ट है और कंपनियां जो हैं वो द्वितीयक क्षेत्र का पार्ट है। अगर प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो इसमें कृषि, वानिकी, मत्स्य और खनन प्रमुख हैं। तो इंपॉर्टेंट ये चीज़ें बन जाती हैं, इंपॉर्टेंट चार्ट ये है और एग्जाम में हर बार यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि कृषि
किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ कार्य है, तो ध्यान में रखेंगे प्राथमिक। और द्वितीय क्षेत्र ये निर्माण विनिर्माण में आ जाएगा। और तृतीय क्षेत्र की अगर बात करें तो इसमें सेवा क्षेत्र है, जिसमें परिवहन है, बैंकिंग है, व्यापार है, या जो भी ऐसे कार्य जिसमें हम अपनी सेवा दे रहे हैं तो वो तृतीय क्षेत्र का पार्ट हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर है वह है साइमन कुजनेट्स। साइमन कुजनेट्स को राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जन्मदाता कहा जाता है, साइमन कुजनेट्स को। देखिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? इसका जो राइट आंसर है वह है 6 अगस्त 1952। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था, 6 अगस्त 1952 को। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? इसका जो राइट आंसर है वह है 1862 में। 1862 में भारत में पहली बार कागजी मुद्रा की शुरुआत की गई थी, 1862 में, 1862 में। देखिए अगला क्वेश्चन है, डिजी लॉकर को कब जारी किया गया था? डिजी लॉकर को कब जारी किया गया था? इसका जो राइट आंसर है वह है जुलाई 2015 में। जुलाई 2015 में डिजी लॉकर को जारी किया गया था। अगर हम बात करें डिजी लॉकर की, तो देखिए डिजी लॉकर जो है एक बेसिकली ये एप्लीकेशन है, एक ऐप है, और इस एप्लीकेशन में हम अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, या हमारा रिजल्ट हो, मार्कशीट वगैरह हो, तो इस जो एप्लीकेशन है इसमें हम स्टोर कर सकते हैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है, डिजी लॉकर को जारी किया गया था सन 2015 में, और ये एक ऐप है, एप्लीकेशन है। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि समय और दिनांक रीसेट हो गए हो तो कहाँ से सही करेंगे? यदि हमारे कंप्यूटर में जो है समय और दिनांक रीसेट हो जाता है तो इसको कहाँ से हम सही कर पाएंगे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंट्रोल पैनल से। कंट्रोल पैनल जो शॉर्टकट की है, इससे हम अपने कंप्यूटर में जो समय और दिनांक रीसेट हो गया है उसको सही कर सकते हैं कंट्रोल पैनल से। देखिए अगला क्वेश्चन है, बिजली चले जाने पर कंप्यूटर का सारा डेटा डिलीट हो जाता है। बिजली चले जाने पर कंप्यूटर का सारा डेटा डिलीट हो जाता है, यह किस मेमोरी का उदाहरण है? बिजली चले जाने पर कंप्यूटर का सारा डेटा डिलीट हो जाता है, यह किस मेमोरी का उदाहरण है? इसका जो राइट आंसर है वह है रैम का। रैम का उदाहरण है, बिजली चले जाने पर कंप्यूटर का सारा डेटा डिलीट हो जाता है जिसमें हम वर्क कर रहे थे, तो ये रैम का उदाहरण है। अगर रैम की हम बात करें तो रैम का जो फुल फॉर्म है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रैम को अस्थाई मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता भी है कि अस्थाई मेमोरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो ध्यान में रखेंगे रैम को अस्थाई मेमोरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे डाटा स्टोरेज नहीं हो पाता है। और बात करें अगर हम रोम की, तो देखिए रोम का जो फुल फॉर्म है वो है रीड ऑनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म है रीड ऑनली मेमोरी, और रोम को स्थाई मेमोरी के नाम से जाना जाता है, जबकि रैम को अस्थाई मेमोरी के नाम से जाना जाता है। रोम को स्थाई मेमोरी के नाम से जाना जाता है और रैम को अस्थाई मेमोरी के नाम से जाना जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान में रखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है चार्ल्स बेवरेज, दूसरा है टिम पीटरसन, तीसरा है रे टॉलमिसन, और चौथा है विंट सर्फ। तो इंटरनेट का जो जनक है वो कहा जाता है विंट सर्फ को। इंटरनेट का जनक कहा जाता है विंट सर्फ को। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्योंकि यूके SSC हो चाहे यूके PSC हो, कंप्यूटर से काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाने लगे हैं, तो ध्यान में रखेंगे इंटरनेट का जो जनक है वो कहा जाता है विंट सर्फ को। देखिए अगला क्वेश्चन है, QR कोड को कब बनाया गया था? QR कोड को कब बनाया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल जितने भी हम पेमेंट कर रहे हैं लगभग सब QR कोड से ही चल रहे हैं। तो QR कोड को कब बनाया गया था? इसका जो राइट आंसर है वो है 1994 में। 1994 में QR कोड को बनाया गया था। अगर बात करें QR के फुल फॉर्म की, तो देखिए QR का जो फुल फॉर्म है वो है क्विक रिस्पॉन्स कोड। QR कोड का जो फुल फॉर्म है वो है क्विक रिस्पॉन्स कोड, और QR कोड को बनाया गया था 1994 में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इसे नोट करेंगे। QR कोड को बनाया गया था 1994 में, और इसका फुल फॉर्म है क्विक रिस्पॉन्स कोड। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाली सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।